तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोही एकेडमी में। आज हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं जो हमने छोड़ा था, टीचिंग एप्टीट्यूड की लेक्चर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट किए थे। जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्या? आज अपन स्टार्ट करेंगे इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। क्या है टीचिंग के इफ़ेक्टिव प्रैक्टिसेस, यानी कि हम अपने टीचिंग को कैसे सरल कर सकते हैं ताकि जो हमारी टीचिंग रहे वो अच्छे से अच्छा हो सके। तो हम ये कैसे करेंगे, है ना? तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड किसके लिए? पहली बार टीचर्स के लिए, है ना? क्योंकि आप सभी क्या नेट का एग्ज़ाम देके, यूजीसी नेट, ईवीएस यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देके आप अपने आप को एक एज असिस्टेंट प्रोफेसर देखना चाहते हो, तो आपको टीचिंग स्किल्स आनी ही चाहिए, है ना? इसीलिए हमें पढ़ाया जाता है ये भी, क्या इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि कुछ टीचिंग के ऐसे इफ़ेक्टिव प्रैक्टिस जिससे हमारे जो टीचिंग रहे, जो हमारी टीचिंग की जो कला है, जो हमारी टीचिंग का जो साइंस है, जो हमारी टीचिंग का जो स्किल है, वो उभर के आए अच्छे से अच्छे। तो इसमें हम बेसिकली 12 प्रैक्टिसेस हैं। इसी को हमने क्या बोला है? मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। क्या बोला है हमने? इसको ही मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग बोला है। तो कितने हैं ये? ऐसे 12 प्रैक्टिसेस हैं जिसे हमें देखना है। तो देखिए, आइए देखते हैं क्या क्या है दोनों। तो पहले क्या है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। क्या है? फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर टीचर कभी भी कुछ समझाना चाहता है तो वो पहले क्या, अगर डायरेक्टली, इवन समझ लो मैं ही अगर आपको कुछ डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स सी चीज़ बता देती हूँ बिना उसके बेसिक्स, बिना उसके कुछ फंडामेंटल बताए हुए, तो क्या आपको वो समझ आएगा? मोस्ट प्रोबेबली बहुत ही रेयर बच्चों को आ जाएगा, बट मैक्सिमम को नहीं आएगा, क्योंकि आपको एक बेस तैयार करना ज़रूरी पड़ जाता है। तो वो बेस तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं? हम कोई भी टॉपिक एकदम डायरेक्टली, मान लो कोई मैथ्स का टॉपिक है या कोई फिजिक्स का टॉपिक है, तो मान लो कोई लॉज हैं, ठीक है, अगर अपन सीधे लॉज को सीधे इक्वेशन पे लेके आके रख दूं बिना कुछ बताए कि ऐसा क्या है, क्या मतलब क्यों स्टार्ट हुआ था, ले लो, चलो न्यूटन्स के लॉज लेते हैं अपन। न्यूटन्स के लॉज में थर्ड लॉ लेते हैं, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा है ना? तो ये साइंस के बच्चे जिसको समझ में आए, मतलब तो चलो यही वाला एग्जांपल अभी के लिए, एक और एग्जांपल दे दूंगी। तो उसमें हम पहले व्यवहारिक रूप में बताते हैं कि कैसे एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। जैसे हम बस वाला एग्जांपल देते हैं कि आप जब बस में जाते हैं तो धक्का लगता है, तब भी आप आगे की तरफ ब्रेक लगा रहा है, फिर इंसान पीछे की तरफ रुक रहा है, मतलब ऐसा होता है ना? तो ये क्या है? एक एक्शन, ब्रेक लगी है तो उसका रिएक्शन हुआ कि आप पीछे हुए, ऐसे करके। तो ये सब जो है, तो सिंपल्स पहले बताया जाता है, सिंपल, फिर उसकी इक्वेशन पे लेके आते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक हमें पहले इजी से क्या कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएंगे हम डायरेक्ट। अगर आपको सीधे सीधे इक्वेशंस, किसी भी चीज़ का कोई इक्वेशन बता दूँ तो इतना समझने में, है ना, इतनी डिफ़िकल्टी आती है। तो यही है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो कोई भी टॉपिक ले लो यार, जैसे कुछ भी टॉपिक लिया आपने, पर पहले क्या होता है, उसका एकदम बेस है ना, उसको एकदम इजी से बताया जाता है कि या तो कोई स्टोरी सा नरेट कर दो। और अब मान लो मैंने आपके सामने कोई भी क्वेश्चन लिख दिया ऐसे करके, क्यू अपॉन म्यू जेड, अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं नहीं तो आप कैसे समझोगे, है ना? ये इस एग्जाम्पल से, ऐसे एग्जाम्पल्स को समझने के लिए पहले आपको सिंपल चीज़ें से बताना पड़ेगा कि ये इक्वेशन गॉसियन, इसका है गॉसियन प्लूम मॉडल का है, एयर पॉल्यूशन के कंटामिनेंट्स को मेज़र करने का एक मॉडल है। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे ऐसे अपन। ऐसे ही क्या होता है, फिर हम क्या देखेंगे? फ्रॉम नोन टू अननोन। क्या देखेंगे हम? फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि अगर मुझे आपको कुछ समझाना होगा, अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो आप क्या करेंगे? पहले मैं आपको बताऊंगी जो आप जानते होंगे, बेसिक एग्जांपल्स दूंगी जो नोन हो आपको, तभी हम अननोन की तरफ जा सकते हैं। बिना नोन के अपन, अगर मैं अननोन ऐसे ही बता दूं कि जो आपको पता नहीं है, कोई स्टोरी ना क्रिएट करूं और डायरेक्टली आपको अननोन वाली चीज़ें बता दूं, तो वो थोड़ा आपको एब्जॉर्ब करने में डिफ़िकल्टी होती है। तो यही है फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम नोन टू अननोन। फिर ये क्या है? फ्रॉम सीन टू अनसीन। फ्रॉम सीन टू अनसीन, यानी कि
जैसे कि हम ऐसा होता है ना कि पहले जो चीज़ें आपने देखी हुई हैं उसको पहले आपको समझाया जाता है, फिर आपको उसको सोचने के लिए ऐसे बताते हैं कि अच्छा अब आप जो चीज़ें आपने देखी भी नहीं हैं, अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में देख लो, एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को देख लो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम गेस करके लगा रहे होते हैं। फिर उसके बाद मतलब हमें वो डेफिनेटली पता नहीं है, हमें क्या नहीं है, हम उसको कभी देखे नहीं है, कभी जाने नहीं है, पर फिर भी क्या है, फ्रॉम सीन टू अनसीन इन द सेंस। चलिए एक और एग्जांपल सोचती हूँ आपके लिए, यानी कि जैसे कि अभी क्लिक ही नहीं हो रहा है चलो, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अब बता दूंगी। सीन टू अनसीन ऐसे ही समझ लो यार कि जैसे कि अगर आप कोई सा भी जैसे कि चलो ठीक है ऐसे बताती हूँ, जैसे अगर आपने ऐसा होता है ना कि अपन ने क्या देखा है, अपन ने कोई जैसे हम लोग देखते हैं गाय, ठीक है, आपको पता है गाय कैसी होती है ना, आपको पता है क्या गाय कैसी होती है, आप सबको पता है गाय भैंस कैसे होते हैं, ठीक है, आपने इनको देखा है। अब मान लो आपने वो नहीं देखा है, बारहसिंघा है ना, अब वो थोड़ी थोड़ी ऐसे इसकी टाइप की होती है, ऐसे कहते हैं ना बारहसिंघा, बारहसिंघा नहीं, ऐसे गाँव की तरह एक होती है ना, वाइल्ड गाँव कहते हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे सींग निकले रहते हैं, सर से वो बारहसिंघा ही होती है। तो आप इसको कैसे, आपको मतलब सीन, आपने कुछ चीज़ देखी है, आपने मतलब वो गाय देखा है, तो मैं आप उससे कह रही हूँ ऐसे कि अब वो इमेजिन करो। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो आप, जैसे आपने क्या देखा है, आपने कुत्ते देखे हैं, पर वो जो रात को आते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो रात को गाँव में आते हैं, हाँ सियार है ना, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, हमारी लोकल लैंग्वेज में वो सियार बोलते हैं। तो वो भी कैसे होते हैं, कुत्तों जैसे होता है ना, एकदम कुत्तों जैसे होते हैं। तो आपने कुत्ते देखे हैं, तो वो सीन है। अब अनसीन की तरफ मैं कैसे ले जा रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ, वो बेसिकली होता है सियार है ना, कुत्तों जैसा ही होता है, पर जब पर उसके क्या होते हैं, उसकी पूंछ सीधी होती है, यही एक डिफ्रेंशिएशन है। तो सीन से कैसे गए हम अनसीन पे, तो यही क्या था, ये है ना, तब मतलब ये सब तरीके हैं पढ़ाने के, ताकि है ना आपको समझ जल्दी से आ जाए। तो अब ये भी क्या हुआ, फ्रॉम सीन टू अनसीन, ये सब क्या है, इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस। अब फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट आपने देखा है, आपने रिसर्च पेपर्स वगैरह कभी आपने पढ़े हैं, अगर आपने रिसर्च पेपर पढ़ा है तो आपने देखा होगा उस पर ऊपर लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट, है ना, सबसे आगे का पॉइंट लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट। ऐसा ये समझ लो, ये रिसर्च पेपर है, यहाँ तो उसका टाइटल वाइटल है, उसके बाद यहाँ पे लिखा रहता है एब्स्ट्रैक्ट, फिर छोटे सा एब्स्ट्रैक्ट रहता है, उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, है ना, रिजल्ट, डिस्कशन, ये सब होता है, ठीक है। ये एक रिसर्च पेपर का ऐसे एक मोटा मोटा पैटर्न होता है जैसे हम लिखते हैं। तो आप, और उसके बाद इधर रिजल्ट के बाद समरी, डिस्कशन, ये सब होता है। पर आपको पता है ये जो एब्स्ट्रैक्ट है, कभी भी ये पहले नहीं लिखा जाता है, इसको हम कभी भी पहले नहीं लिखते। हम है ना पूरा एब्स्ट्रैक्ट कब लिखते हैं, जब हम पूरा रिसर्च पेपर लिख चुके होते हैं, तब हम एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं। कभी भी एब्स्ट्रैक्ट है ना पहले नहीं लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि हमने पहले हम कंक्रीट वाले पॉइंट्स देखते हैं कि क्या क्या उसमें मेन है। पूरा जब रिसर्च पेपर्स हम पूरा एनालिसिस कर लेते हैं ना, कौन सा मेथड यूज़ किया और रिजल्ट क्या आया, जब हर एक पॉइंट उसका पढ़ लिया, जब हर एक पॉइंट पढ़ रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, तब आप कंक्रीट देख रहे थे, मतलब एक डिटेल में स्टडी कर रहे थे उसकी। फिर आप क्या गए, अब आपने उसको जब पूरा पढ़ लिया, तो आप उसको एक जगह एक टाइप से एब्स्ट्रैक्ट में लाके उसके बेसिक और उसके क्या इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, वो सब किस में डाल देते हैं आप, एब्स्ट्रैक्ट में। तो यही है फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। नेक्स्ट पॉइंट, अब पर्टिकुलर टू जनरल कैसे, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, आप सोचो कि किसी भी चीज़ को मुझे जनरलाइज करना है, मान लो ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है, अब ग्रेविटेशनल लॉ को ही तो सबसे पहले तो ऐसे जनरलाइज हो नहीं गया होगा, ऐसे तो हो नहीं गया होगा ना, जनरलाइज करके सब मानने लग गया क्या है ग्रेविटेशनल लॉ। भाई जब उसको पेड़ से नीचे देखा हमने कि गिर रहा है, तब उन्होंने पहली बार सोचा, फिर एक एक पर्टिकुलर चीज़ों पे उन्होंने गेस किया होगा, अच्छा इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ऐसे हम एक पर्टिकुलर चीज़ें पहले देखेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जनरल करेंगे, फिर उसको हमने जनरल कर दिया। अब आज ग्रेविटेशनल फोर्स हर चीज़ पे लग रहा है कि नहीं,
तो अब क्या हो गया, आज हम सब पे मान रहे हैं। तो पहले हम पर्टिकुलर देख रहे थे कि हर एक पे हमने टेस्ट किया, हर एक पे हमने सोचा हाँ चलो इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको जनरल कर दिया। तो यही क्या है, फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम होल टू पार्ट, फ्रॉम होल टू पार्ट। ये नेक्स्ट एक, ये भी होल टू पार्ट कैसे समझो, होल टू पार्ट आप ऐसे समझिए कि जैसे कि पहले, हाँ जैसे आपका बुक होता है, ठीक है, ये है, मान लो ये आपकी बुक है एक, ये आपकी बुक है, ये तो अपना टाइटल वाइटल लिखा रहता है इस पे, है ना, कवर पेज। उसके बाद दूसरा पेज रहता है क्या, इंडेक्स, फिर चैप्टर 1, चैप्टर, फिर आगे ऐसे करके चैप्टर 2, ऐसे सो ऑन करके। तो इस इंडेक्स में आपको एक होल टाइप की समरी मिल जाती है कि नहीं, कि इस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, आपको ये सब समझ में आ जाता है कि नहीं। अगर आप उसका इंडेक्स ही देख लें तो आपको फ्रॉम होल टू उसके पार्ट्स में जाने में ईजी पड़ जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे कुछ पढ़ाना होगा, जैसे अगर मैं टीचिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या पहले उसका एक बता देते हैं कि अपन क्यों पढ़ रहे हैं और क्या यूज़ है और फिर इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो अगर हम एक होल लेके, है ना, एक ऐसा आपके दिमाग में क्रिएट कर दें, अच्छा हम ये करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ये टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, पी वाई क्यूज देखेंगे। तो ये सब क्या हो जाएगा, फ्रॉम होल टू पार्ट्स, है ना। तो ये भी एक ऐसा प्रैक्टिस है जिससे क्या हो जाएगी, मेरी टीचिंग अच्छी हो जाएगी और आपको समझ में अच्छा आ जाएगा, है ना। तो दिस इज व्हाट इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, इसी को बोला अपन ने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। और आगे इसमें और भी प्रैक्टिसेस हैं, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। ये क्या है, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट। अब देखो, फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट में भी ऐसा कुछ नहीं, इसमें भी क्या करना है आपको, इसमें भी आप एक बार देखेंगे कि क्या मतलब एक समझ लो कि हमारा क्या होना चाहिए इसमें, कि जो हमारा जो एम है ना वो क्लियर होना चाहिए। इसमें हम अपने डाउट्स वगैरह इन सब में से क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, हम डेफिनेट की तरफ में जाते हैं। जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही थी, हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लिया, तो हमें पूरा समझ में नहीं आया था, कुछ बहुत सारे डाउट्स वगैरह थे, तो वो सब हम क्या कर रहे हैं, वो बातचीत करके और डाउट्स वगैरह को सॉल्व आउट करके, क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह पूछताछ के, अपना इनडेफिनेट से आपको पूरा नहीं आ रहा था तो आप डेफिनेट की तरफ पहुंच गए, ठीक है। यही है क्या, इसी को मतलब ये भी एक तरीका है। तो फिर हम टीचर्स कैसे करेंगे, टीचर्स ऐसे करेंगे कि आपको मानो मुझे ऐसे समझाना था, तो आपको मैंने समझाया, फिर आपको अभी भी पूरा समझ नहीं आया, तो फिर मैंने उसमें कुछ क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह करे, फिर आपको पूछा, फिर एग्जांपल्स और दिए, फिर इधर उधर के डेली बेसिस के वो उस पर लेके गई, तो आपको कुछ क्या हुआ, वो कहाँ से गया, फ्रॉम इनडेफिनेट से डेफिनेट की तरफ। ऐसे ही दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, साइकोलॉजिकल। पहले हम एक स्टोरी क्रिएट कर रहे होते हैं, मतलब इसमें फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल क्या है, पहले अपन क्या करेंगे, एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। स्टोरी क्रिएट कर रही हूँ जो आप समझ पा, मतलब जो आपने देखी हो या जो ऐसे दिखाऊंगी कुछ ऐसे करके, फिर उसके बाद आपकी इमेजिनेटिव पावर में, आपकी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर जाएंगे हम। मतलब पहले हम आपको बेसिक्स ऐसे समझाएंगे कि एक गांव था, उसमें एक बहुत बड़ा शेर था, और ऐसे करके कोई कहानी बताई, फिर मैंने उसमें एक ऐसी एंट्री मार दी, कैसे समझ लो कोई कहानी सुना रही थी, और फिर मैंने उसमें एक ऐसी एंट्री मार दी किसकी, एक राक्षस की। अब वो राक्षस की जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, वो नॉर्मल राक्षस जैसे हमने देखी इधर उधर के या टीवियों में देखे, वैसा ना देखिए, मैं कुछ और उसके मैं बता दे रही हूँ, उसके यहाँ से हाथ निकले थे। तो ये आप अब वो क्या कर रहे हो, आप उसको लॉजिक लगा रहे हो, अच्छा यहाँ से हाथ निकले, और फिर मैं बता रही हूँ ये वाला हाथ किस लिए यूज़ कर रहा था, मतलब मैं कोई कुछ बता दे रही हूँ। और ऐसे ही अगर आप कॉन्सेप्ट्स में चाहे पढ़ने में जाइए, तो अब आपको क्या सोचना है, दिमाग से सोचना पड़ जाता है। जैसे हमने कोई इक्वेशन ही बताई, कोई क्वेश्चंस बता रहे हैं,
तो नॉर्मल होता है कि आप समझ रहे हो, सब अच्छे से समझ में आ रहा है। उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि आप चीज़ें लिंक करना सीख गए। ये वाला एग्जाम्पल इसमें था, दूसरा एग्जाम्पल उसमें था, और वो दोनों मिलके एक और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने, मैथ्स में ऐसे ज़्यादातर आता है ना, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, इसका कॉन्सेप्ट और उसका कॉन्सेप्ट निकाल के एक तीसरे में नया कॉन्सेप्ट बन रहा है, उसका और उसका दोनों का यूज़ हो गया। तो कोई इक्वेशन है ऐसी कि आपको ये वाला पहले समझ में आया, फिर आपको दूसरा वाला समझ में आया, ठीक है, ये सेपरेट सेपरेट सिखाया। उसके बाद एक तीसरा ऐसा क्वेश्चन दिया कि पहले उसमें आपको फर्स्ट वाला करना है, फिर उसको सेकंड करोगे तब जाके आंसर निकलेगा। तो एक बार आपको समझा दिया गया है, तब आप क्या उसको सोचोगे, फिर जब अपने दिमाग में लाओगे तो आप थिंक करने लग जाओगे, अच्छा ये करके ये वाला आंसर आएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये x की वैल्यू पुट करूँगी मैं y में, तो वहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी, है ना, ऐसे करके। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। क्या है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, इसमें क्या है, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस में समझ रहे हो आप क्या है, किसी भी चीज़ को पहले आप एनालाइज करेंगे, क्या करेंगे आप, एनालाइज करेंगे। अब कैसे एनालाइज करोगे आप, मतलब अब मान लो ये कोई एक बड़ा सा टॉपिक है, ठीक है, अब आपने छोटे छोटे में करके, छोटे छोटे पार्ट्स में करके मैं पहले आपको उसको समझाऊंगी, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 9, ऐसे करके मैंने 9 पार्ट्स में पहले उसको आपको छोटे छोटे छोटा करके एक स्टोरीज करके समझाया। फिर मैंने क्या किया, इन सब को क्रिएट करके एक ही में करके 1 to 10 लेके आ गई। अब वो क्या हो गया, एक में मर्ज करके क्रिएट कर रही हूँ कुछ नया, इसी के बेसिस पे इन सब को लिंक कर करके क्या एक नया बना दे रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं ना, पहले छोटी छोटी चीज़ों को एनालाइज किया, फिर कुछ नया बनाने की कोशिश। तो 1 से 10 में फिर हम क्या पता, हम 1 से 12 ऐसे ऐसे बना दें कि ये मतलब अलग ही, समझ रहे हो आप, कि कुछ आप नया बना दे रहे हो। अब आप उसको मर्ज करके आपने, है ना, सारे वैल्यू, सारी चीज़ों को लिंक करके आपने कुछ नया सिंथेसिस करा है, आपने कुछ नया दिमाग में लगाया, तो ये उसी को नया लाने की तरीकों को क्या कहते हैं, हम क्या करेंगे, फ्रॉम छोटे पार्ट से फिर उसको इकट्ठा करके क्रिएट कराएंगे दिमाग में बच्चों के। फिर यही क्या है, फॉलो नेचर, फिर हमें ना बच्चों के नेचर को फॉलो करना चाहिए। अगर मेरे सामने ऐसे बच्चे हैं जिनका बेस क्लियर नहीं है, तो पहले मैं उनको क्या करूँगी, उनका बेस क्लियर करूँगी, फिर उस लेवल पे ले जाऊँगी। तो बच्चों का नेचर फॉलो करना भी क्या होता है, एक मेथड होता है टीचर्स के लिए, ताकि बच्चे को समझ में आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि समझ लो कोई टॉपर बैठा और वहीं पे कोई एकदम ऐसा बैठा है जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, जो पहली बार स्कूल ही आया है, अब उसका एग्ज़ाम साथ में ले लो तो ये तो गलत ही होगा ना। तो पहले उसको भी उस लेवल पे लाना पड़ता है। अब उसको उस लेवल पे लाएं, इसका मतलब ये नहीं कि इसको गिरा दो, दोनों को बैलेंस करके ले चलना पड़ता है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस कैसे करेंगे आप, मतलब बच्चों से क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह कर लीजिए, बच्चों से पूछिए, उनको कोई एक्टिविटीज़ में ऐसे डालिए जिसमें उनके सेंसेस यूज़ होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे एक्टिविटी, कुछ ऐसे गेम प्ले और नॉलेज के साथ इकट्ठा करो। तो उन सब में भी, है ना, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करा के बच्चों की क्या करते हैं, सेंसेस की ट्रेनिंग करते हैं। फिर एंकरेजमेंट ऑफ सेल्फ स्टडी, बच्चों को मोटिवेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना होता है ताकि वो सेल्फ स्टडी करें, खुद से नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। क्योंकि सेल्फ स्टडी अगर आप, है ना, कितना पढ़ लो, पढ़ने के बाद अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा तो दैट्स लाइक आपने सब कुछ इकट्ठा कर लिया पर आप खुद कर उसको रिवीजन नहीं कर रहे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स है ना धीरे धीरे फेड होते जाएंगे। इससे बेटर है कि आप खुद उसको पढ़ लो, खुद से पढ़ोगे तो समझ में आने लगे। एक बार यहाँ से समझा, उसके बाद खुद के नोट्स देखें, खुद के नोट्स बनाया, फिर उसको पढ़ो, उसी को रिवीजन करो। तो उसका सेल्फ स्टडी करने का, है ना, को एनकरेज करने के लिए बच्चों को हमें मोटिवेट करना पड़ता है। तो यही सब क्या है, ये सब भी मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग एक टेक्निक है टीचिंग करने का, है ना। वैसे ही क्या है, देखो, माइक्रो टीचिंग क्या है, ये माइक्रो टीचिंग। अब होता क्या है ना, टीचिंग के, है ना, कई तरह के मेथड्स हैं, टीचिंग के कई तरह के टाइप्स होते हैं। तो कई मेथड्स होते हैं टीचिंग के, यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ,
टाइप्स ऑफ टीचिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक तो ये माइक्रो है, ऐसे ही एक मैक्रो है, ऐसे ही एक टीम टीचिंग होता है, ठीक है, ऐसे ही मैक्रो टीम टीचिंग, ठीक है, ऐसे होता है। और ऐसे एक स्टिमुलेशन टीचिंग, ऐसे कुछ है ना टाइप्स होते हैं टीचिंग के। तो अब हम जो इसमें हम ये बता देती हूँ टीम टीचिंग में क्या होता है। टीम टीचिंग में ना ऐसे बहुत सारे है ना टीचर्स होते हैं, बहुत सारे क्या होंगे, टीचर्स होंगे। तो वो लोग एक साथ ऐसे इकट्ठे खड़े रहेंगे, और इकट्ठे खड़े होने के बाद वो लोग एक साथ समझाने की कोशिश करेंगे बच्चों को। एक बार मतलब उन्होंने समझाया, फिर उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने, फिर दूसरे सर ने बताया कि हाँ वो और ऐड कर देंगे। तो बच्चों के लिए है ना बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं और उनको समझाने के लिए। तो वही हो जाता है टीम टीचिंग, मतलब बहुत सारे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक टीम बन के, एक टीचर्स की टीम है और वो बच्चों को समझा रही है। अब मेरे साथ यहाँ 4-5 टीचर और खड़े हो जाएं और फिर मैं बोल रही हूँ, फिर कभी वो बोल रहे हैं, फिर कभी वो बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक मेथड है किसका, टाइप्स ऑफ टीचिंग का, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, टीम टीचिंग। अब मैक्रो टीचिंग में क्या होता है, उधर तो टीचर्स ज़्यादा हो गए, टीचर्स की टीम थी। मैक्रो यानी बहुत झुंड में बच्चों को पढ़ाना। तो आपने देखा होगा एलन वगैरह में, कोटा वगैरह में एकदम बच्चों की बहुत बहुत ज़्यादा झुंड होती है, मतलब बहुत भीड़ होती है। अब उतने बच्चों को पढ़ाना, तो वो क्या हो जाएगा, मैक्रो टीचिंग। एक टीचर और यहाँ में हज़ारों बच्चे, है ना, हज़ारों बच्चे, स्टूडेंट्स। तो ये किसके में आ जाएगा, ये मैक्रो टीचिंग में आ जाएगा। अब माइक्रो टीचिंग क्या है, क्या है आप पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग। देखो पहली बात, ये ट्रेनिंग टेक्निक है, ये टीचर की एक ट्रेनिंग टेक्निक है। क्या है ये, ट्रेनिंग टेक्निक है, ठीक है। फॉर लर्निंग, क्या लर्न करने के लिए, फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स, समझ रहे हो, टीचिंग स्किल्स को लर्न करने के लिए एक टेक्निक है, इसको नाम दिया हमने माइक्रो टीचिंग। मतलब इसमें हमें एक टीचर खुद लर्न करेगा कि उसको पढ़ाना कैसे है, उसको पढ़ाना कैसे और वो कैसे इफेक्टिव पढ़ा सकता है। तो वो किस में जाएगा, वो माइक्रो टीचिंग में जाएगा, ठीक है। तो अगर हम एक ऐसी टीचिंग टेक्निक जिसमें हम टीचिंग की स्किल्स को लर्न करते हैं, तो इसमें ना इट एम्प्लॉयज रियल टीचिंग सिचुएशन, एक रियल टीचिंग सिचुएशन टाइप फॉर डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स एंड हेल्प्स टू गेट डीपर नॉलेज रिगार्डिंग द आर्ट ऑफ टीचिंग। मतलब ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम एक डीप नॉलेज मिल सकती है हमें टीचिंग की। तो अब इसमें क्या होता है, इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए प्लान करेंगे। सबसे पहला क्या है, प्लान करना। तो हम सबसे पहले क्या है, जिससे मुझे ही पढ़ाना है तो मैं पहले क्या करूँगी, प्लान करूँगी। पर ये क्या है कि यहाँ पे आप एक टीचिंग स्किल सीख रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रैक्टिस है जो सिर्फ और सिर्फ ये साइकिल कितने मिनट में ख़त्म होती है, 36 मिनट के अंदर ये साइकिल ख़त्म होती है। जैसे आप चंक्स में पढ़ते हो, चंक्स में पढ़ना मतलब समझते हो, चंक्स में पढ़ना यानी कि ऐसा होता है कि मान लो आपने 15 मिनट के चंक्स में पढ़ना अपने आप को करा, तो आप 15 मिनट में है ना, एकदम 15 मिनट में कोई टॉपिक ले लो कि इसको बस 15 मिनट में ये वाला पोर्शन, मतलब अभी मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा और इतना पोर्शन पढ़ जाऊंगा। तो उतने में आप अपने आप को एकदम कंसंट्रेट होके बैठ गए। तो आपने मान लो एक पेज था, आपने 2 पेज 15 मिनट में ख़त्म करा विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना होके आपने 15 मिनट में क्या किया, वो उस पेज को ख़त्म कर दिया, दोनों पेज को। और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लिया, 5 मिनट में फिर कुछ भी किया, इधर उधर घूमे, फिर 5 मिनट बाद वापस आ गए, फिर 15 मिनट का स्टडी में प्लान किया, 1-2 पेज पढ़ा, फिर क्या किया, 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो ये क्या, ब्रेक लेके फिर पढ़ना और फिर ऐसे करके, तो ये हम चंक्स कहते हैं इसको, ये स्टडी की मेथड को हम चंक्स कहते हैं। और ये बहुत इफेक्टिव मेथड होता है क्योंकि आप इसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होते पढ़ते समय, आपको याद भी हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अगर आप ट्राई कर सकते हो ऐसे पढ़ने के, खुद से पढ़ने के लिए मेथड के, ठीक है। तो अब ऐसे ही ये जो टीचिंग स्किल्स है, ये कैसे करेंगे, ये इसको प्रैक्टिस कैसे की जाती है। तो पहले आपको मिलता है, आप पहले प्लान करके आए, फिर आपने क्या किया,
मिनट पढ़ाया, आपने क्या किया, 6 मिनट पढ़ाया, फिर 6 मिनट आपको फीडबैक मिली, आपको 6 मिनट में सामने वाले ने फीडबैक दिया, फिर जो भी फीडबैक मिला तो आपको रीप्लान करना है। फोर्थ स्टेप क्या है, आपको रीप्लान करना है। फिर आपको 12 मिनट मिलते हैं, आपने रीप्लान किया कि अच्छा मुझे ये चेंजेस करने हैं, ये ऐसा ऐसा तरीका है, ठीक है आगे मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ऐसे ऐसे पढ़ाऊँगी। तो आपने क्या किया, यहाँ पे रीप्लान किया, फिर से आपने 6 मिनट क्या किया, पढ़ाया, रीटीच किया आपने, फिर क्या किया 6 मिनट का, फिर वापस से फीडबैक चला। तो ये एक ऐसी साइकिल है, ये क्या है, ये एक साइकिल है जो कि क्या कहते हैं 36 मिनट का होता है, 36 मिनट का ये होगा। अब ये 36 मिनट का होगा तो आप बार बार क्या ही करेंगे इसको, ये बस इसमें यही आता है माइक्रो टीचिंग में, आपको 6 स्टेप्स हैं, इसमें यही मैक्सिमम यही पूछ लिया जाता है कि कितने मिनट का साइकिल है, मतलब 36 मिनट का ओवरऑल साइकिल है, 6 मिनट का हर एक साइकिल होता है। कहीं कहीं ना प्लान में 6 मिनट और रीप्लान में 6 मिनट ऐसे कर दिया है, और कहीं सिर्फ रीप्लान को ही 6 मिनट दे दिया, मतलब हर एक पॉइंट को तो अपन 6 मिनट देना ही देना है। तो प्लान को छोड़ के यहीं पे डायरेक्ट रीप्लान में क्या कर दिया, 12 मिनट ऐड कर दिया। तो इसको आप याद करेंगे, इसको इसमें कुछ याद करने का ऐसे दिमाग में बैठाने का तो है नहीं, पर आप याद तो मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा। आपको करना है क्या है, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, खत्म। तो कितना इजी है ये, है ना। अब क्या है, अब ये है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, क्या है ये मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो 2 तरह के मेथड्स हैं, एक टीचर सेंटर्ड, एक लर्नर सेंटर्ड। कैसे मेथड है, 2 तरह के, एक है टीचर सेंटर्ड, एक है लर्नर सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होता है कि एक टीचर ही है ना सारा नॉलेज दे रहा होता है, बच्चा सिर्फ सुन रहा होता है, जैसे लेक्चर मेथड में होता है, टीचर आया शुरू किया उसने, मैं भी अभी क्या टीचर सेंटर्ड हूँ, जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे, जब तक मैं ऑन लाइव नहीं हूँ और आपको तुरंत कमेंट में रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो अगर सिर्फ ऑनलाइन की बात करें तो हम कैसे अभी सिर्फ टीचर सेंटर्ड में हूँ, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड अभी नहीं हो रहा, क्योंकि मैं आपसे इंट्रैक्शन नहीं कर रही हूँ ना। तो ये अगर सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियोज़ जा रही हैं, मतलब आपको ये वीडियोज़ बाद में मिल रही हैं और आपको कमेंट और ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो और इंट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, और हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, सिर्फ मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो ये कैसा हो जाएगा, ये टीचर सेंटर्ड मेथड्स हो जाएगा। और लर्नर सेंटर्ड मेथड्स में यहाँ पे लर्नर्स भी एक्टिव रोल प्ले करता है, आपको बस थोड़ा सा गाइड देना होता है, तो टीचर को थोड़ा सा गाइड देना होता है, और स्टूडेंट खुद ब खुद कैप्चर करने के लिए रेडी रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे यही है कि टीचर, देखो कुछ मेथड्स हैं टीचर सेंटर्ड के, जैसे कि लेक्चर मेथड, यहाँ आप खुद देख रहे हो, ये एक प्रोफेसर है, ये एक प्रोफेसर है, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, ये अपना ज्ञान बांट रहे हैं, तो इन्हीं को क्या हो जाएगा, एक ये यहाँ पे स्टूडेंट कैसे हो जाएंगे, स्टूडेंट पैसिव लर्नर्स हैं, यहाँ पे कैसे हैं, पैसिव लर्नर्स। स्टूडेंट्स पैसिव लर्नर हैं, टीचर है यहाँ पे यूनिलेटरल फ्लो ऑफ नॉलेज होगा, क्योंकि सिर्फ टीचर ज्ञान दे रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ सुन रहा है ना। और क्या होगा बताओ आप, और क्या क्या मेथड्स हैं इसमें टीचर सेंटर्ड और इसमें। तो अगर आप देखेंगे और ऐसे हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड लेक्चर्स होंगे, यहाँ पे जो भी लेक्चर देना होगा टीचर को वो पहले से ही डिसाइड करके आएगा, लेक्चर कैसे होंगे, स्ट्रक्चर्ड होंगे, देख प्रॉपर प्लान करके इंसान पढ़ाता है, ऐसे ही नहीं आ गया कि कुछ भी पढ़ा दिया है, कुछ भी आज का टॉपिक कोई लिंक ही नहीं किया। अब जैसे मैं ही टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रही हूँ, तो मैं प्रॉपर एक कनेक्ट को एक पॉइंट को लिंक करते हुए चल रही हूँ, तो यही क्या है, स्ट्रक्चर्ड लेक्चर हो जाएगा। यहाँ पे ना टीचर क्या सोचता है कि बच्चा ऐसे है कि ऐसे कहते नहीं अपन, बच्चा क्या कहते हैं, मिट्टी की तरह होता है, उसको जिस जिस हिसाब से ढालोगे वो ढल जाएगा।
तो यहीं पर यहाँ पे ये भी यही आता है कि यहाँ पे बच्चे को हम ऐसे समझते हैं कि वो क्या है, एक एम्प्टी वेसल टाइप है, उसके अंदर जो भरोगे, जैसा नॉलेज दोगे वो वैसा ही अपने अंदर गेन कर लेगा। ऐसे उसको जो भी पसंद आएगा ना वही वाले नॉलेज उसके अंदर आएंगे, और जो आप सिखाओगे बच्चे वही सीखता है ना। बेसिक में तो यही रहता है। आपने ये भी देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले किसको, वो अपने बड़ों की नकल करते हुए सीखते हैं, जो बड़े कर रहे होते हैं वो वही कर रहे होते हैं। तो ये सब किस में आ जाएगा, ये टीचर सेंटर्ड मेथड्स में आ जाएगा। टीम टीचिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत सारे टीचर्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर्स की टीम बन जाती है और वो पढ़ा रहे हैं, तो ये सब उसमें ही आएगा। ये देखो यहाँ पे टीचर्स मस्ट ट्रस्ट ईच अदर, और ये दोनों टीचर में भी क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए एक दूसरे में। ये नहीं कि ऐसा ना हो जाए जो टीचर्स आपस में ही लड़ने लग जाए तो बच्चे कहेंगे अरे यार ये कैसे टीचर्स हैं, खुद ही लड़ रहे हैं, हमें क्या समझाएंगे, ऐसे है ना। बच्चे कमेंट पास करने में थोड़ी ना वो होता है। बोथ टीचर्स आर इक्वली रिस्पेक्टेड, स्टूडेंट्स फील अ ग्रेट प्रेजेंस विद बोथ टीचर्स वर्किंग टुगेदर। यहाँ देख लो, जैसे दो टीचर्स हैं, बहुत सारे बच्चों से पूछताछ कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, टीम टीचिंग। इसी को क्या बोल दिया, को टीचिंग मॉडल्स। और कैसे, और क्या है टीचर सेंटर में, वीडियो और टीवी प्रेजेंटेशन। बहुत बार आपको दिखाता है ना एनिमेशन, और इन सब से टीचर समझा रहा होता है, वीडियो लगा दी, कोई एनिमेशन लगा दिया। अगर कोई ऐसे सेल बायोलॉजी और इन सब की क्लास होगी तो ऐसा हो जाता है ना, बायोलॉजी में तो सीखने में ऐसे आ जाएगा कि आपको प्रॉपर उसके डीएनए वगैरह अगर रोटेट करके दिखाओ, मियोसिस माइटोसिस खुद दिखाओ तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ज़्यादा क्लियर समझ में आता है। तो ये सब किस में आ जाएगा, वीडियो प्रेजेंटेशन। ऐसे ही अगर आपको कोई कहानी समझानी हो मान लो बच्चों को, तो उसको कोई वीडियो के थ्रू बता दो तो उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि हाँ, जैसे पिक्चर देख लिया अपन ने तो हाँ थोड़ा अच्छा और अच्छे समझ में आने लग जाता है। तो यही क्या है, ये सब ये वीडियो और टीवी और प्रेजेंटेशन का था। ये आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। गैगने और भी चीज़ें हैं जो अपन आगे के टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। तो आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।